हम बात कर रहे हैं रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस की। और इसमें ध्यान देना ज़रूरी है कि इटरेटिव, इवोल्यूशनरी और एजाइल, ये तीनों एस्पेक्ट है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस में। ग्रैडी बूथ साहब ने कहा था कि लोग बहुत ज़रूरी हैं प्रोसेस से। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अच्छे लोग हैं वो अच्छे प्रोसेस में काम कर सकते हैं। तो अच्छे लोग और प्रोसेस, हमेशा अच्छे लोग प्रोसेस को आउटफॉर्म करेंगे। आउट परफॉर्म मतलब अच्छे लोग प्रोसेस से ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिफाइड प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस है जो काफ़ी पॉपुलरली इमर्ज हुआ है, यानी कि आगे आया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। आपने वाटरफॉल सुना, आपने स्पाइरल सुना, सब अपनी अपनी जगह अपने अपने एक प्रोजेक्ट के काम में आते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज में काम आते हैं। यूनिफाइड पर्टिकुलरली जो रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है, ये एक रैशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है, उन्होंने मॉडिफाई किया और काफ़ी प्रैक्टिस्ड है, वाइडली एक्सेप्टेड है इंडस्ट्री में। जो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इटरेटिव डेवलपमेंट है। जो क्रिटिकल आइडिया इसका है यूनिफाइड प्रोसेस का, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस का, उसका मेन जो क्रिटिकल आइडिया है वो है इटरेटिव डेवलपमेंट, यानी कि हम बार बार सक्सेसिवली इनलार्ज करेंगे, रिफाइन करेंगे, बार बार इटरेशन, यानी कि यूं घूमते रहेंगे तब तक जब तक चीज़ें अच्छी ना बन जाए, जिसमें हम फीडबैक लेंगे, एडेप्टेशन करेंगे, जो भी चीज़ें आएंगी उसको ठीक करेंगे। तो हर एक इटरेशन में रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन और आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा ही होगा। इटरेशन टाइम बॉक्स होंगे, यानी समय के साथ होंगे। तो रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस क्या है? अभी तक हमने यूनिफाइड प्रोसेस के बारे में बात की। रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस एक कंप्लीट, मतलब अपने तौर पे कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रेमवर्क है जिसको रैशनल कॉर्पोरेशन ने बनाया है। ये एक इटरेटिव डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है जो 6 इंडस्ट्री प्रूवन बेस्ट प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है। हम इसको भी देखेंगे आगे। जो प्रोसेसेस हैं जो डिराइव होते हैं आरयूपी से, वो लाइट वेट, यानी कि वो छोटे प्रोजेक्ट को भी एड्रेस करते हैं और बड़े प्रोजेक्ट को भी एड्रेस करते हैं। जो फेजेस हैं आरयूपी में, उनको हम 4 मेन फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है, इसको इस तरीके से याद करिएगा, ICET या IECT, ऐसे याद करिए, IECT। इंसेप्शन है, इलाबोरेशन है, फिर कंस्ट्रक्शन है, फिर आपका ट्रांजिशन है। तो इटरेशंस का मतलब क्या है? हर एक इटरेशन में कुछ ना कुछ आपका डेमोन्स्ट्रेबल पीस होगा, यानी कि आपका कोई डिलीवरेबल होगा। जो ड्यूरेशन मैंने टाइम बॉक्स बताया था वो 2 वीक से, मतलब 15 दिन से लेकर 6 महीने तक जा सकती है। ये इटरेशन का मतलब है। इंसेप्शन जो मैंने IECT आपको बताया, इसमें अगर आप इटरेशन देखें तो ये घूमेगा बार बार। किसके लिए? इंसेप्शन के लिए। इलाबोरेशन में भी आप घूमेंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए भी घूमेंगे और ट्रांजिशन के लिए भी घूमेंगे। तो रिसोर्स हिस्टोग्राम देखें आपका, तो ये अलग अलग हम बिजनेस मॉडलिंग के वर्क फ्लोज हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, इसके बारे में बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट, कॉन्फ़िगरेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, ये देखिए, ये तो आपके बाकी लार्ज साइकिल मॉडल्स में भी यूज होते हैं, चलते हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो इंसेप्शन, इलाबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन है, इसमें हम बार बार इटरेशंस कर रहे हैं, ये मेन है इसमें। जो एजाइल मैनिफेस्टो है, एजाइल मैनिफेस्टो में कहा गया कि जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग, वो बहुत जरूरी है, उनके बीच में इंटरेक्शंस बहुत जरूरी है। इसकी तरह जो इंडिविजुअल इंटरेक्शंस हैं वो प्रोसेसेस और टूल्स, यानी प्रोसेस और टूल पे ज़्यादा मत तरजीह दीजिए, इंडिविजुअल और इंटरेक्शन पे तरजीह दीजिए। ये वर्किंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा हम वर्किंग सॉफ्टवेयर पे ध्यान दें। कस्टमर को इंक्लूड करें, कस्टमर को कोलैबोरेट करें अपने साथ, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन ना करें। और ज़रूरी है कि आप कस्टमर को कोलैबोरेट करिए, उसे अपना एक पार्ट बनाइए। और इसी तरीके से अगर आप चेंज का रिस्पॉन्ड की बात करें, तो क्यों हम एक कॉन्क्रीट फ्लो या प्लान फॉलो करें? हम रिस्पॉन्ड करें चेंज के हिसाब से, यानी कि चेंज को के हिसाब से अडेप्ट करें। तो यूनिफाइड प्रोसेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आप देखें तो एक रिस्क है और हाई वैल्यू आपको पहले देना है। जो यूजर का फीडबैक और एंगेजमेंट हमेशा होना चाहिए। इसी तरीके से जो कोहेसिव कोर आर्किटेक्चर है, यानी कि आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको बहुत जल्दी, यानी शुरुआत में ही इसको टेस्ट करना है, रियलिस्टिकली टेस्ट करना है, और जहां जहां यूज केसेस लग सकते हैं वहां लगाना है। और आपको विजुअल मॉडलिंग करनी है यूएमएल को लेके, और जो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है और जो स्कोप है वो भी आपको यहाँ पर खोल के रखना है, यानी कि ओपन रखना है। और जो चेंज आ रही है, जो चेंज की रिक्वेस्ट आ रही है, कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, उस पर भी ध्यान देना है, उसको भी करना है। तो इंसेप्शन की बात करें तो लाइफ जो 4 है ना, IECT ने जो बताया आपको, इसमें इंसेप्शन एक लाइफ साइकिल की ऑब्जेक्टिव ये होता है प्रोजेक्ट का कि हम हर एक स्टेक होल्डर की नीड्स को जानें।
अपने प्रोजेक्ट का स्कोप तय करें, अपनी रिक्वायरमेंट का बाउंड्री तय करें और जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो डिसाइड करें यहाँ पर, और जो रिक्वायरमेंट्स है उसका एस्टैब्लिश करें। तो इसमें इंसेप्शन में जो एंट्री क्राइटेरिया है आपका, अच्छा हर चीज का मैं एंट्री क्राइटेरिया बताऊंगा आपको, एग्जिट क्राइटेरिया बताऊंगा। एंट्री क्राइटेरिया जो एक्सप्रेशन है नीड का, वो किस किस तरीके से हो सकता है। एक तो ओरिजिनल विजन हो, या कोई लेगेसी सिस्टम हो, या कोई रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हो, या कोई पहले प्रीवियस जनरेशन हो, या कोई एनहांसमेंट करना है आपको, या कोई सॉफ्टवेयर है, नो हाउ है, या फिर फाइनेंशियल एसेट्स आपके हैं, या एक कॉन्सेप्चुअल प्रोटोटाइप जिसे हम मॉकअप भी कह सकते हैं। ये सारे इंसेप्शन में आप एंट्री क्राइटेरिया में लेंगे। इसमें एक्टिविटीज जो आपको करनी है वो है कि आपको स्कोप बनाना है, स्कोप तय करना है, हर एक स्टेक होल्डर का नीड्स रिक्वायरमेंट को लेना है, जो स्कोप है, बाउंड्री कंडीशन है या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसको एस्टैब्लिश करना है। फिर आपको बिजनेस केस को बनाना है, प्रिपेयर करना है, यानी कि रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपको कोई रिस्क आएगा तो कैसे उसको हैंडल करेंगे। जो जो इनिशियल प्रोजेक्ट प्लान है वो क्या है, कॉस्ट, शेड्यूल, प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रेड ऑफ से देखने हैं आपको। फिर कैंडिडेट आर्किटेक्चर, पहले जो आर्किटेक्चर आप यूज करने वाले हैं। दूसरा ये है कि जो बहुत सारे आर्किटेक्चर है उसमें आपको ये पिक करना है कि कौन सा आपको लेना है। दूसरा प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आपको प्रिपेयर करना है। और इंसेप्शन का एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा, इंसेप्शन का एग्जिट क्राइटेरिया इस तरीके से होगा कि जो आपका बिजनेस है वो एक क्लियरली आपको ये बता दे जब आप बाहर आए इंसेप्शन से, तो फंक्शनैलिटी, स्कोप, परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी बेस, या सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। और इसका जो सक्सेस क्राइटेरिया है कि हम किस तरीके से सक्सीड होंगे, इनिशियल रिस्क असेसमेंट आपको पता होना चाहिए, और जो एस्टिमेट है कितने रिसोर्स लगने वाले हैं जो आगे इलाबोरेशन फेज में आप देंगे। तो इलाबोरेशन में अगर आप देखें तो एक एनालिसिस है, जब अभी इंसेप्शन हो गया, अब इलाबोरेशन पे आ जाइए। जो इलाबोरेशन है एक एनालिसिस हमको करनी है ताकि हम रिस्क देखें, जो स्टेबिलिटी है जो प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है, और जो आर्किटेक्चर की स्टेबिलिटी और कितना हमारा रिसोर्स उसमें खर्च होने वाला है। एंट्री क्राइटेरिया इलाबोरेशन में है जो प्रोडक्ट और आर्टिफैक्ट्स आप डिस्क्राइब करेंगे, जो कहां से आ रहे हैं, एग्जिट क्राइटेरिया पहले फेज से यानी इंसेप्शन फेज से चले आ रहे हैं। जो आपने प्लान अप्रूव किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, अथॉरिटी, रिसोर्सेज क्या है जो इलाबोरेशन फेज में एलोकेट किए जाएंगे। इसकी एक्टिविटीज जो होंगी, ध्यान दीजिएगा, पहले तो आपको आर्किटेक्चर डिफाइन करना है, यानी कि प्रोजेक्ट प्लान आपको बनाना है, जो प्रोसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो डेवलपमेंट एनवायरमेंट है वो बताने हैं, हमें कैसे करने हैं, क्या क्या हमें यूज करना है। आर्किटेक्चर जो है उसको जो डिफाइन तो कर दिया, उसको वैलिडेट भी करना है। फिर इस आर्किटेक्चर को एज अ बेस लाइन तैयार करके, यानी एक स्टेबल बेसिस, क्योंकि बहुत सारा डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट इस आर्किटेक्चर के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन फेज में जाना है। एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा इलैबोरेशन का, एक डिटेल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान होगा यहाँ पर। जो रिस्क असेसमेंट है थोड़ा अपडेट और करेंगे, एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान, स्टाफ का प्लान, यानी कि हर एक जगह पे ट्रेशन कितने होने वाले हैं, कि ट्रेशन का प्लान, और टेस्टिंग का प्लान। जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, टूल क्या आप यूज करने वाले हैं, यानी कि एक बेस्ड विजन आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा, जो आपका एक फाइनल प्रोडक्ट के लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बनेगा। जो डोमेन एनालिसिस मॉडल है, यानी कि जिस डोमेन में आप काम करने वाले हैं वो इतना होना चाहिए कि वो इस आर्किटेक्चर को कंप्लीट बताए। जो एग्जीक्यूटिबल का आर्किटेक्चर है वो, जैसे मैंने आपको बताया, बेस लाइन की तरह तैयार होगा यहाँ पर। अब कंस्ट्रक्शन फेज में आ गए। देखिए पिछला फेज अगर आप इलैबोरेशन देखें तो एक तरीके से वो डिजाइन फेज मान सकते हैं। इंसेप्शन फेज को आप इस तरीके से रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज मान सकते हैं। अब यहाँ पर हम जब कंस्ट्रक्शन फेज में आएंगे तो कंस्ट्रक्शन फेज में एक यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। यहाँ पर आपको रिसोर्स को मैनेज करना है, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना है, शेड्यूल को ऑप्टिमाइज करना है, क्वालिटी देनी है। तो इसमें अलग अलग इटरेशंस हो सकते हैं। एंट्री क्राइटेरिया इसका क्या होगा, जो प्रोडक्ट आर्टिफैक्ट्स है, जो पुराने आपके जो प्रीवियस इटरेशन है, यानी कि जो इलैबोरेशन फेज है वहां से आएंगे। जो इटरेशन प्लान है वो स्पेसिफिक गोल्स आपके यहाँ क्लियर है। रिस्क जो आप मिटिगेट करेंगे हर इटरेशन में, क्योंकि हर जगह इटरेशन जरूर होना है। जो डिफेक्ट्स होंगे वो हमें फिक्स करने हैं हर एक इटरेशन में। तो इसमें काम क्या होगा, एक्चुअल काम क्या होना है इसमें काम ये होना है कि आपको डेवलप करना है और टेस्ट करना है कंपोनेंट को। फिर कंपोनेंट जो जरूरत है यूज केसेस के हिसाब से, यूज सिनेरियोस के हिसाब से, और जो अलग फंक्शनैलिटी आपको इसमें डालनी है। उसके अलावा आपकी जो टेस्ट है, या यूनिट हो चाहे इंटीग्रेशन टेस्ट, वो भी इन कंपोनेंट्स पे करना है। रिसोर्सेस को मैनेज करना है, प्रोसेस को कंट्रोल करना है, यानी कि असेस करना है इटरेशन, क्योंकि बार बार इटरेशन होना है आपका और हर चीज में नई नई चीज आपको ठीक करनी है। जो इटरेशन है वो किस लेवल तक करना है, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा। एग्जिट क्राइटेरिया में ये है कि जो प्रोडक्ट है, आर्टिफैक्ट्स मतलब ये है इसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, जो सपोर्टिंग स्टाफ, इसमें एक तो ये दोनों चीजें होंगी। साथ में आपका डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट जो रिजल्ट को कैप्चर करेगा हर इटरेशन का, टेस्ट केसेस क्या है, रिजल्ट क्या है इस टेस्ट के जो आपने प्रोडक्ट पे कंडक्ट किए हैं, चलाए हैं, इटरेशन का प्लान, और उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन का प्लान, जो आपके पास ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ताकि आप रिजल्ट को इवैल्यूएट कर सकें प्रॉपर।
ट्रांजिशन की बात करें तो जो लास्ट फेज है ट्रांजिशन, इसका मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट को आप एंड यूजर को देंगे, यानी कि आप मार्केट करेंगे, पैकेज करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, सपोर्ट करेंगे यूजर कम्युनिटी को, और अगर कोई प्रॉब्लम है उसे हम करेक्ट भी करेंगे। इसका एंट्री क्राइटेरिया क्या होगा ट्रांजिशन का? जो प्रोडक्ट और आर्टिफैक्ट से जो प्रीवियस इटरेशन से आए हैं, और साथ में जो आप प्रोडक्ट को इतना मेच्योर कर दें ताकि आप उसको दूसरे के हाथ में, जो यूजर है उसके हाथ में दे सकें। ट्रांजिशन की एक्टिविटी अगर हम देखें तो हमको जो प्रोडक्ट डिलीवरेबल है उसको कस्टमर एनवायरनमेंट में चेक करना है, फाइन ट्यून करना है प्रोडक्ट को जो कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से मिला है कि कस्टमर ने कहा मुझे साहब ये चेंज करना है, तो आपने चेंज करके दिया, फिर डिलीवर कर देना है इस प्रोडक्ट को, और साथ में जो सपोर्ट मटेरियल है उसके साथ वो भी आपको देना है। एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा? जो प्रीवियस पहले जो डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट करना, और एक प्लान, एक पोस्टमार्टम एनालिसिस, यानी कि जो परफॉर्मेंस है प्रोजेक्ट की जो उसकी पहले थी और अब जो सक्सेस क्राइटेरिया के हिसाब से हमने रिवाइज की, जो इन्वेंटरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के नए एसेट की, वो भी इस का रिजल्ट होगा। अब आप देखिए बिजनेस मॉडलिंग की बात करें तो बिजनेस मॉडलिंग में आपका एंट्री, इंसेप्शन, और उसके बाद ये अलग अलग तरीके हैं, यानी आप बिजनेस मॉडलिंग करेंगे और यहाँ पर आपका यू कैन डिस्क्राइब द करंट बिजनेस, यहाँ पर आप डेवलप करेंगे डोमेन मॉडल को, और उसमें हर जगह देखिए आइडेंटिफिकेशन करना है बिजनेस प्रोसेसेस का, रीडिफाइन करना है बिजनेस के प्रोसेस डेफिनेशन को, डिजाइन करना है बिजनेस प्रोसेस रियलाइजेशन को, और फिर रिफाइन करना है रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, फिर एक्सप्लोर करना है प्रोसेस ऑटोमेशन को। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको इंसेप्शन में ये पता करना है कि मैं जो बिजनेस मॉडल करने जा रहा हूँ वो किस किस लेवल पे जा सकता है और मुझे क्या क्या यहाँ पर लेना है। इसी तरीके से अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट में आप देखिए कि हम ये जानना चाहते हैं, ये क्योंकि इंसेप्शन फेज में हो रहा है, इंसेप्शन फेज में हो रहा है कि आप एक इलाबोरेशन का अर्ली मॉडल कह सकते हैं या इंसेप्शन फेज कह सकते हैं। यहाँ पर एक कैंडिडेट आर्किटेक्चर को आप देखेंगे, डिफाइन करेंगे, और एक आर्किटेक्चर सिंथेसिस करेंगे, यानी कि हम जानना चाहते हैं कि क्या ये आर्किटेक्चर सही है कि नहीं है। फिर हम एनालाइज करेंगे इसके बिहेवियर को, डिजाइन करेंगे कंपोनेंट को, और डेटाबेस को डिजाइन करेंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर के साथ कंपोनेंट भी है, डेटाबेस भी है। अब हम एनालिसिस और डिजाइन की बात करें तो जो यहाँ पर हमने किया एनालिसिस का, यानी कि हम अब आर्किटेक्चर के हिसाब से बेस्ट आर्किटेक्चर उठाएंगे और उसके साथ ही हम रिफाइनमेंट और डिजाइन करेंगे कंपोनेंट को, क्योंकि यहाँ पर अब बात यह है कि दोनों फेज में चल रहा है, इंसेप्शन में भी और इलाबोरेशन में। अब बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट में क्या करते हैं हम, जो इंसेप्शन फेज है, और इसमें हम एनवायरनमेंट जो प्रोजेक्ट के लिए वो प्रिपेयर करते हैं। पहले हम ये बनाएंगे एक एनवायरनमेंट को एक इटरेशन के लिए, फिर हम गाइडलाइन बनाएंगे उस इटरेशन के लिए, और फिर जो सपोर्ट है एनवायरनमेंट का उस इटरेशन के लिए क्या देना है वो हम तैयार करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम पहले तो एक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल तैयार करेंगे, इंटीग्रेशन को प्लान करेंगे, फिर इस कंपोनेंट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इनको करते करते हम इसकी यूनिट टेस्टिंग करेंगे, अलग अलग तरीके की इसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी, और फिर इंटीग्रेट करके हम फाइनल डन कहेंगे, और जो और इसके साथ जुड़ने हैं वो भी हम यहाँ पर इसके साथ जोड़ेंगे। टेस्टिंग की बात करें तो हम पहले तो देखेंगे कि हमारा मिशन क्या है, किस तरीके से हमें टेस्ट करना है। हम ये देखेंगे कि क्या ये टेस्ट अप्रोच सही है कि नहीं है, कोई दूसरी टेक्निक तो नहीं हो सकती। फिर हम वैलिडेट करेंगे कि जो बिल्ड स्टेबिलिटी कितनी है, इसको टेस्ट और एवल्यूएशन करके, और जो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई हमने इस, क्योंकि टेस्टिंग तो एग्जॉस्टिव होती है, तो क्या हमने अचीव कर लिया अपना टेस्ट, फिर हम टेस्ट एसेट को और इम्प्रूव करेंगे, और चाहे तो आप दूसरे साइकिल पे जा सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन और चेंज मैनेजमेंट में हम सबसे पहले प्लान करेंगे प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन और चेंज मैनेजमेंट को या कंट्रोल को। हम एक प्रोजेक्ट का एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एनवायरनमेंट बनाएंगे, यानी कि हम चेंज और डिलीवर करना चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स को, या कोई मैनेज करना चाहते हैं बेसलाइन्स और रिलीज को, हम कोई रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं उसको मॉनिटर और उसके स्टेटस बताना चाह रहे हैं, या कोई चेंज रिक्वेस्ट को मैनेज करना चाह रहे हैं। तो ये इसका एक फ्लो डायग्राम है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे काम है। इसमें हम नए प्रोजेक्ट को कंसीव कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट इटरेशन के लिए, मैनेज कर रहे हैं इटरेशन को, कोई प्रोजेक्ट कैंसिल हो जा रहा है, कोई रिस्क और स्कोप हम यहाँ पर इवेलुएट कर रहे हैं। इसके लिए हम या तो इसको क्लास इन कर सकते हैं, क्लास आउट कर सकते हैं, फिर अगर कैंसिल हो जाएगा, एंड प्रोजेक्ट अगर प्रॉपर्ली एंड हुआ ये, उसके बाद हम यहाँ पर जो इवेलुएट करेंगे स्कोप और रिस्क को, और इसके साथ बहुत सारी अम्ब्रेला एक्टिविटी चलती है, जैसे कंट्रोल और मॉनिटरिंग, क्वालिटी वगैरह देखनी है, सारी चीजें हमको यहाँ पर देखनी है। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तरीका है। प्रैक्टिसेस इसमें है जो हम आरयूपी की बात कर रहे हैं, इसमें हम सॉफ्टवेयर को इटरेटिवली डेवलप करने वाले हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, जो सॉफ्टवेयर हमको स्मॉल इंक्रीमेंट में और बहुत छोटे इटरेशन में करना है, रिक्वायरमेंट को मैनेज करना है जो टाइम के साथ चेंज हो सकती है, आपके गोल पहले डिफाइन होने चाहिए। हमें कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर लेना है, यानी कंपोनेंट जो मोस्ट लाइकली चेंज होंगे, और जो कंपोनेंट्स वो हम रीयूज कर सकते हैं उसे आइडेंटिफाई करना है, बिल्ड करना है। विजुअली मॉडल सॉफ्टवेयर यानी कि हमको यूएमएल का यूज करना है। यूएमएल क्या होता है, डायग्रामेटिक या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी समझ सके। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसे वेरीफाई करेंगे, टेस्टिंग हमको करनी है ये अर्ली स्टेज में, ऐसे नहीं कि बाद में आके करनी है, ताकि हम जो कॉस्ट है वो
आगे के जो आपके स्टेजेस है उसमें कम कर सकें, और हम जो भी चेंजेस आए हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करें, उनको अच्छे से चेंज करें, और जो सारी चीजें ट्रेसेबल हो रिक्वायरमेंट से। लाइफ साइकिल आर्टिफैक्ट्स क्या होंगे इसमें? रैशनल क्या सजेस्ट करता है? वही कहता है कि अगर आपके आर्टिफैक्ट्स की बात करें या डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, तो मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट्स में हम जो प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट का, एस्टिमेशन, रिसोर्सेज का एडजस्टमेंट, और जो विजिबिलिटी हमको कस्टमर और इन्वेस्टर को देनी है, ये मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट्स में आती है। टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स में वो आते हैं जो या तो डिलीवर गुड्स जो डिलीवर दे रहे हैं, या फिर सॉफ्टवेयर आप दे रहे हैं, मैनुअल्स दे रहे हैं, ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिलीवर गुड्स के लिए टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स आते हैं। मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट का मतलब ये है कि आप में उसमें ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट आएगा, एक विजन डॉक्यूमेंट होगा, एक बिजनेस केस डॉक्यूमेंट होगा, डेवलपमेंट प्लान डॉक्यूमेंट होगा, एवल्यूएशन क्राइटेरिया का डॉक्यूमेंट होगा, जो रिलीज डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट है हर एक रिलीज के लिए वो होगा, डिप्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट होगा, और स्टेटस का असेसमेंट डॉक्यूमेंट होगा। ये सब मैनेजमेंट के आर्टिफैक्ट्स हैं। इसी तरीके से टेक्निकल के आर्टिफैक्ट्स अगर शब्द समझ में नहीं आता तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट हमें डिलीवरेबल देने हैं वो है। यूजर मैनुअल होगा, सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन जो आपका सोर्स कोड और ये सब यूज केस, क्लास डायग्राम, प्रोसेस डायग्राम को दिखाता है। इसके लिए आप कोई अप्रोप्रिएट केस या कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल यूज कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का डॉक्यूमेंट होगा जिसमें पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाएगा, जिसमें क्लास है, क्लासेस कौन से हैं, प्रोसेसेस क्या है, सब सिस्टम क्या है, क्रिटिकल इंटरफेसेस हैं, जो रेशनल है कि डिजाइन का, ये आपको इसमें मिलना चाहिए। अब हम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो RUP रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस ये बताता है 30 रोल जिसे वर्कर कहते हैं, 30 रोल्स कॉल्ड वर्कर। रोल हर एक एक्टिविटी में है। इस कन्वेंशन रोल जैसे आपका कोई आर्किटेक्ट है, कोई डिजाइनर है, कोई डिजाइन रिव्यूअर है, कोई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, ये तो है ही है। उसके अलावा भी आपके हैं बिजनेस प्रोसेस एनालिस्ट, बिजनेस डिजाइनर, बिजनेस मॉडल, ये केवल आप देखिए बिजनेस मॉडलिंग एनवायरनमेंट के लिए है, बिजनेस मॉडल रिव्यूअर, कोर्स डेवलपर या टूल स्मिथ। तो RUP का थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। RUP अगर आप बड़ा एक कॉन्ट्रेक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेते हैं तो रैशनल इसके लिए प्रपोज करता है प्रोक्योरमेंट ऑफ लार्ज सॉफ्टवेयर 3 स्टेजेस में और 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, जैसे R&D स्टेज ये बताता है इंसेप्शन और इलैबोरेशन फेज, और इसमें बिड करना है रिस्क शेयरिंग मैनर में, यानी कि कॉस्ट, और ऐड करना है अवार्ड फ्री कॉन्ट्रैक्ट CPF जिसे कहते हैं। तो R&D स्टेज, प्रोडक्शन स्टेज में यहाँ पर हम देख रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो रैशनल बताता है कि जो कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन फेज हम ऐसे बिड करेंगे जहां फिक्स प्राइस हो, जिसे हम फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करें। एक LOE है जिसे हम लेवल ऑफ एफर्ट कॉन्ट्रैक्ट करें, ये मेंटेनेंस स्टेज में, ये इवोल्यूशन फेज में आता है, वहां बिड करते हैं LOE में। तो इलस्ट्रेशन देखें हम, ये अलग अलग आपके डायग्राम में आपको दिखाएं, उसको एक कंबाइंड वे में देखें। इंसेप्शन में शुरुआत करते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ मान लीजिए CPAF, ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ PPF पे, इस जगह पे, या कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ LOE पे। तो अलग अलग लेवल पे अगर अवार्ड होते हैं तो कैसे बनेंगे आप? हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा CPF, उसमें RFP होगी, एसेट्स होंगे। इंसेप्शन में जो प्रिलिमिनरी इटरेशन है उसमें आप क्या करेंगे, और जो इलैबोरेशन तक जाएगा, जो विजन है, प्लान है, जो मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट्स है, प्रोडक्ट मैनुअल है, टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल प्रोटोटाइप आप तैयार कर देंगे जब आपका ये खत्म होगा। अब एलॉबरेशन में आर्किटेक्चरल प्रोटोटाइप और आर्किटेक्चरल बेसलाइन आपको तैयार करना है, चाहे आपको कितने भी आपको इटरेशन करने पड़े। फिर जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, अब देखिए अगर मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड है FFP वाला, तो आप फिर यहाँ से बढ़ेंगे आगे। इसमें अलग अलग रिलीज होंगे, इटरेशन है आपके, और ट्रांजिशन होता रहेगा। साथ में अगर आप केवल मेंटेनेंस वाले के लिए बिड करते हैं तो एवोल्यूशन होगा यहाँ पर केवल। तो RUP किसी छोटे कमर्शियल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए, अगर छोटा कमर्शियल डेवलपमेंट है तो इसमें ये एक बड़ा फ्लूइड प्रोसेस होगा, यानी कि आपका फॉर्मलिज्म कम होगी और मेजर माइलस्टोन होंगे, और डॉक्यूमेंट भी आपके लिमिटेड होंगे। जैसे एक प्रोडक्ट विजन है, एक डेवलपमेंट प्लान है, इससे ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट है ये गोल स्पेसिफाई करेंगे कि जो इटरेशन किस लिए हो रहा है, और हर बार ये अपडेट हो। जैसे यूजर डॉक्यूमेंटेशन अगर जरूरी है तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेवलपमेंट प्रोसेस या प्रोसीजर्स ये। अब फायदा क्या है RUP का, ध्यान दीजिएगा, फायदे नुकसान तो देखने हैं। RUP इसका एम्फोसिस है हम पहले ही बहुत शुरुआत में एड्रेस करें हाई रिस्क एरियाज को। ये एडवांटेजेस है कि हम रिस्क पहले ही कैटर कर ले। ये अज्यूम नहीं करता है कुछ फिक्स आपके फर्म रिक्वायरमेंट इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट में। ये कोई सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को नहीं पकड़ लेता है। ये चाहता है और ये इसके लिए तैयार है कि रिफाइनमेंट होगा, जो रिफाइनमेंट होगा रिक्वायरमेंट में या मॉडिफिकेशन चेंज होने हैं। तो ये कोई डॉक्यूमेंट पे फोकस नहीं दे रहा, ना ही कोई सेरेमनीज पे दे रहा है कि भाई आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाइए। आप
जो मेन फोकस है वो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे और उसकी क्वालिटी पे। ड्रॉबैक्स क्या है आरयूपी के? आरयूपी इसको हम पूरी तरह एजाइल नहीं बोल सकते, लेकिन ये कहा गया है आजकल की जो स्टडीज अलग अलग रिसर्च पेपर जो लिखे गए हैं और इस पर जितनी रिसर्च हुई है कि अगर आप जो आरयूपी के कुछ एसेंशियल आर्टिफैक्ट्स उठाएं तो ये एजाइल है। जो इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस है वो इतनी क्लियर नहीं है और आरयूपी पूरी तरीके से छोड़ देता है कि आप हमारा यूज करिए लेकिन इसको अपने हिसाब से टेलर कर दीजिए, यानी कट काट छाट कर दीजिए और ये यूज करिए, ये यूज मत करिए। तो वहीं पे यहीं पे आ जाता है कि हम किस चीज को काट छाट करें। हो सकता है काट छाट के हम उसे वाटरफॉल ही बना दें। तो ये हमने बात की यूनिफाइड प्रोसेस, जिसमें स्पेसिफिकली हमने बात की रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस की। बहुत शुक्रिया, आप सभी के।